दोस्तों, मैजिक शो तो मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा। और एक मैजिक शो की अगर बात की जाए तो उसमें जो लोग होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी तो होती है उन लोगों की जो कि ऑडियंस में बैठे होते हैं, आप लोगों की तरह, और जिनको मैजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, उनमें से ज़्यादातर को। और एक कैटेगरी होती है उन लोगों की जिनको मैजिक के बारे में सब कुछ पता होता है, और उसमें वो लोग होते हैं जो कि ऑन स्टेज होते हैं, जिसमें कि मैजिशियन होता है और उसका क्रू होता है। जो लोग ऑडियंस में होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग मैजिक शो को देखते हैं, एंटरटेन होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में इस बारे में सोचते हैं कि वो मैजिशियन था, उसने वो मैजिक किया कैसे। और उसमें से भी बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में उन ट्रिक्स को जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं। और उसमें से भी बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में उन ट्रिक्स को सीख लेते हैं और एक दिन खुद मैजिशियन बन जाते हैं। तो ये कहानी है मेरी, जो कि एक समय तक आप लोगों की तरह ही ऑडियंस का हिस्सा था। और फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऑन स्टेज पहुंच गया और एक मैजिशियन बन गया, और ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन गया, ऐसे जादूगरों की ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन गया जो कि जादूगरों से भी बड़े जादूगर हैं। और जादूगरों से बड़े जादूगर हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि चमत्कार का दावा करते हैं। चमत्कार का दावा एक मैजिशियन भी करता है, लेकिन मैजिशियन कहता है कि भाई जो मैं चमत्कार कर रहा हूं वो कोई एक्चुअल में चमत्कार नहीं है, वो जस्ट एक ट्रिक है। लेकिन मैं जिन जादूगरों की बात कर रहा हूं ये वो लोग हैं जो कि खुलेआम चमत्कार का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि, जो ये दावा करते हैं कि वो लोगों का कुंडली देखकर या उनकी शक्ल देखकर उनका पास्ट और फ्यूचर बता सकते हैं। ये वो जादूगर हैं जो कि यहाँ बैठे बैठे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर जो प्लैनेट्स हैं उनकी चालों को बदल सकते हैं। ये वो जादूगर हैं जो कि एक गॉडमैन की तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि गॉड से इनकी रोजाना बातें होती हैं। तो बाकी जैसे बच्चे होते हैं छोटे, उसी टाइम ऐसा मैं भी था। मैं भी बहुत क्यूरियस हुआ करता था अपने बचपन में और हर चीज़ को जानने समझने की कोशिश करता था। और जैसा कि इंडिया में ज़्यादातर बच्चों का बचपन होता है, और मेरा भी बचपन ऐसा था जिसमें कि बहुत सारी चमत्कार की कहानियाँ थीं। और ये जो चमत्कार की कहानियाँ थीं, जैसे कि बच्चों को परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वैसी नहीं थी जिनमें बच्चे बिलीव करते थे। ये चमत्कार की कहानियाँ ऐसी थी जिनमें कि बड़े लोग बिलीव करते हैं। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं, जैसे व्रतों और त्योहारों पर हम लोग सुनते हैं। जैसे कि एक, अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो एक सत्यनारायण भगवान की कथा है जो आपने जरूर सुनी होगी कभी ना कभी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उन भगवान की पूजा करते हो, उनका जो व्रत वगैरह करते हो, तो वो खुश हो जाते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देते हैं, और जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो सारी फुलफिल होने लगती हैं। और अगर आप प्रॉमिस करके उस पूजा को नहीं करते हो तो वो भगवान गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो जेल वेल भी करवा देते हैं। ऐसे ही एक करवा चौथ की कथा है, उसमें वो एक लेडी है जो कि व्रत तोड़ देती है किसी वजह से, और उसकी वजह से उसका पति मर जाता है। और फिर बाद में वो उस व्रत को दोबारा करती है तो 1 साल बाद उसका पति दोबारा जिंदा हो जाता है। तो ऐसी कहानियाँ हैं, और इस तरह से बहुत सारे भूत प्रेतों के किस्से हमें सुनने को मिलते हैं, जो कि कई बार हमारे एल्डर्स हमें सुनाते थे, और ऐसे सुनाते जैसे वो खुद उन्होंने भूत को अपने आंखों से देखा है। जैसे मेरी दादी थी, वो सुनाती थी एक किस्सा। तो उनके फादर थे, वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो एक दिन वो सुबह घड़ी बिना देखे जल्दी निकल गए, आधी रात को निकल गए। तो उन्होंने भूतों की बारात देखी। भूतों की बारात मतलब, मैं सोचता था, मैंने कहा यार ये भूत इंसानी लाइफ के मैरिज एक्सपीरियंस के बाद भी शादी करने से भाज नहीं आते। तो ऐसा कुछ बचपन था मेरा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और मैं चाहता था कि कभी कोई चमत्कार मुझे आंखों से देखने को मिले। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कोई चमत्कार मेरे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं, हालांकि मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा थी। एक 15 सितंबर के आसपास की बात है, शायद सितंबर 1995 के आसपास की बात है। और वो एक दोपहर थी जिसमें चमत्कार के बारे में जो मेरा बिलीव था वो थोड़ा सा बदल गया। उस दिन क्या हुआ कि मेरे पड़ोस की एक आंटी मेरे घर पर आई और उन्होंने मम्मी को बताया कि आपको पता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो मम्मी ने कहा नहीं। तो जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चली तो मुझे लगा कि आज चमत्कार को देखने का जो सपना है वो मेरा पूरा होने वाला है। और मैंने फटाफट एक कटोरी में दूध लिया और पास में एक मंदिर था, मैं वहाँ चला गया। और वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइनों में लगे हुए हैं, धक्का मुक्की है, और सभी चाह रहे हैं कि वो जो है गणेश जी को दूध पिला दें। मैं भी किसी तरह धक्का मुक्की करके अंदर पहुँचा। पर जिस हैरानी के साथ मैं वहाँ पर पहुँचा था, वो हैरानी मेरी थोड़ी देर में चली गई, क्योंकि मैंने देखा कि यार कोई मूर्ति वूर्ति दूध नहीं पी रही है। वो सारा दूध मूर्ति से बहता हुआ फ्लोर पर आ रहा है, पूरे फ्लोर पर दूध बिखरा हुआ है।
लेकिन हैरानी मुझे इस चीज़ की थी कि इतने बड़े बड़े लोग, मैं तो सोचो उस समय 10-11 साल का बच्चा था, इतने बड़े बड़े लोग, मैच्योर लोग, वो बड़े हैरान थे, उनको लग रहा था मूर्ति वाकई में उनके हाथ से दूध पी रही है। तो इस इंसिडेंट के बाद से एक चीज़ तो मेरे समझ में आई कि बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि लोग कहते हैं कि भाई हमने चमत्कार आंखों से देखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वास्तव में कोई चमत्कार देखा। हो सकता है वो डिल्यूजन का शिकार हो गए हों, जैसे कि वो लोग डिल्यूजन का शिकार थे जो वहाँ पर मूर्ति को दूध पिला रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि हो सकता है, चलो हो सकता है बहुत सारे जो चमत्कारों के किस्से होते हैं वो गलत हो सकते हैं, हो सकता है लोग समझ ना पाए हों, डिल्यूजन का शिकार हो गए, लेकिन फिर भी कुछ तो सच्चाई हो सकती है, कुछ तो परसेंट ऐसे किस्से होंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वास्तव में चमत्कार किया होगा, या कुछ तो ऐसे चमत्कारी पुरुष जरूर होंगे इस दुनिया के अंदर जो वास्तव में चमत्कार कर सकते होंगे। तो अब मैं वेट करने लगा कि काश कब मेरा ये चमत्कार को देखने का सपना पूरा होगा। तो मैंने कहा कि भाई ये तो पता नहीं, इसमें तो पूरी ज़िंदगी निकल जाए, एक काम करता हूँ मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। तो मैंने सुना था कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कर कर आपके अंदर चमत्कारी शक्ति आ जाती हैं। तो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जो भी लिटरेचर इसके बारे में अवेलेबल हो सकता था वो सब पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें कि बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं थीं, जिसके अंदर बहुत सारी यौगिक प्रैक्टिसेस थीं। अब जैसे कि एक त्राटक क्रिया होती है जिसके बारे में भी शायद आपने पढ़ा हो। उसमें क्या हम करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस पर हम लगातार हमें बिना पलक झपकाए उसको देखना होता है। तो वो मैं प्रैक्टिस उसके बारे में पढ़ा और उसके जो बेनिफिट्स थे मैंने सारे पढ़े। तो मैंने कहा कि चलो इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो मैं वो करने लगा। तो उसको काफ़ी अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि कोई कैंडल की फ्लेम होती है उसके ऊपर त्राटक करते हैं, कुछ किसी ऑब्जेक्ट किसी मूर्ति के ऊपर करते हैं। एक होता है शक्ति चक्र, जिसमें कि स्पाइरल सी एक डिज़ाइन होती है और उसको वॉल पर चिपका लिया जाता है और उस पर आपको त्राटक करना होता है। तो मैं वही किया करता था, एक शक्ति चक्र बनाया, उसको वॉल पे लगाया। डेली मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर मैं उस पर लगातार कंसंट्रेट करता था। और बड़ा मुश्किल था, क्योंकि थोड़ी देर भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लगातार देखते हो ना, आपकी आंखों से पानी आने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो मुश्किलें आएंगी ही सामने। लेकिन ये जो था, ये टफेस्ट पार्ट नहीं था उस साधना का। वो टफेस्ट पार्ट ये था कि जितने भी टाइम आप इस साधना को कर रहे हो, 1 महीने 2 महीने, उतने टाइम तक आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना था। मतलब कंप्लीट सेलिबेसी आपको मेंटेन रखनी थी। तो वो सब भी किया। और क्योंकि उसमें साधना में ऐसा बताया गया था कि अगर आप उसको करते हो तो आपकी आंखों के अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि आप अगर किसी को थोड़ी देर तक देखो तो वो आप उसको अपने वश में कर सकते हो। इसके साथ उसमें ये भी बताया गया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आंखों से आप लगातार देखो तो आप उस ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकते हो। उसके लिए हालांकि कुछ एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो मैं क्या करता था कि एक टेबल पर एक पिंग पोंग की छोटी बॉल रख लेता था और उसको मैं लगातार देखता रहता था और कोशिश करता था कि वो मूव कर जाए। बहुत दिनों से प्रैक्टिस करा था, वो मूव ही नहीं कर रही थी। फिर एक दिन मैं देख रहा था और वो सडनली वो मूव करने लगी। और मैं खुशी से कूदने वाला था अपनी कुर्सी से, और इतने ही मेरी नज़र ऊपर गई, फ़ैन चल रहा था। मैंने साइड में देखा तो मम्मी ने अभी आके फ़ैन ऑन कर दिया, तो उसकी हवा से वो मूव कर गई थी। तो मैंने कहा भाई ये चमत्कार का सपना ऐसे पूरा नहीं होने वाला। और भी फिर मैं बहुत चीज़ें करता रहा, और ऐसे करते करते मैं करीब 20 ईयर्स का होऊंगा। उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू करा। तो मैंने कहा यार ये भी तो मैजिक ही है, ये भी तो एक तरह से चमत्कार है कि आप किसी का बर्थ चार्ट देखकर उसका पास्ट और फ्यूचर बता दो। तो मैंने कहा चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो 20 साल का था जब मैंने पढ़ना शुरू करा, और 25 ईयर्स तक मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया था इसमें। तो मैं बहुत सारे लोगों के चार्ट्स देखता था, उनके बारे में प्रेडिक्ट करता था, बताता था, और वो लोग बड़े सेटिस्फाइड होकर जाते थे, कहते थे यार आप जो बताते हो काफ़ी चीज़ें सही होती हैं। कईयों ने तो मेरे को बाद में भी फ़ोन करके बताया कि उस टाइम पर आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो चीज़ एग्जैक्टली हुई मेरे साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये सब कर रहा था मैं, और उस टाइम तक ये मतलब मेरे लिए एक हॉबी थी। मैं इसको प्रोफेशनली नहीं करता था, प्रोफेशनली मैं कुछ और काम करता था। लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जबकि मुझे इसको प्रोफेशनली भी करना पड़ा। वो एक टाइम था जबकि मेरा बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था, मेरे को फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी। और तब जाकर किसी ने सजेस्ट करा कि भाई तुमको इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी आती है, तुम इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं करते। तो फिर वो मैंने करना स्टार्ट करा, और कुछ ही टाइम में मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन गया, और मेरे जो प्रोग्राम्स थे वो टीवी पर टेलीकास्ट होते थे। और ये वो टाइम था जब मैं वास्तव में ऑडियंस से निकलकर जादूगरों की कम्युनिटी का हिस्सा बन गया था। और मेरे आसपास जो लोग थे उसमें बहुत बड़े बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स थे, बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, योग गुरु थे, नेचुरोपैथ थे। तो ये सारे लोग थे मेरे आसपास में। और तब जाकर मुझे एक चीज़ और क्लियर हुई कि जैसे मैं सोचता था कि कुछ लोग तो जरूर होंगे ना जो चमत्कार कर सकते होंगे, और वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे जिनको देखकर मैं बहुत एडमायर करता था। मैं सोचता था कि यार ये लोग वास्तव में इनके अंदर कोई ना कोई तो शक्ति होगी। लेकिन जब मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा बना, उन लोगों के आसपास मैं बैठने लगा, उनसे मेरी बातें होने लगी, गप्पें होने लगी,
तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि यार इनके अंदर तो वो सारी कमियां मौजूद हैं जो कि किसी भी इंसान में होती हैं। लालच, डर, पॉपुलैरिटी की और पैसे की भूख, धूर्तता, चालाकी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। और वो कोई चमत्कार वगैरह नहीं करते थे। और ये बात मुझे किसी और ने नहीं बताई, बल्कि उन्हीं लोगों ने बताई जब हम उनके साथ में बैठते थे, गप्पे मारते, क्योंकि अब तो हम एक ही कम्युनिटी का हिस्सा थे ना। तो वो बताते थे कि वो किस तरह से किसने किसको कैसे लूटा, किसने कितना बड़ा हाथ मारा, तो ये सारी चर्चाएं चला करती थी। एक एस्ट्रोलॉजर थे बड़े फेमस, नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, वो कहा करते थे कि देखो अर्पित, असली जो एस्ट्रोलॉजर है ना वो नहीं है जो प्रिडिक्शन करे। प्रिडिक्शन तो कोई भी कर देता है। असली एस्ट्रोलॉजर वो है जो पार्टी को देखकर उसकी पॉकेट की डेप्थ का अंदाजा लगा ले। एक और एस्ट्रोलॉजर थे उस टाइम पर, एस्ट्रोलॉजर क्या मतलब एक बहुत अच्छे गुरु थे और उनको बहुत लोग फॉलो करते थे। तो उनके बारे में फेमस ये था कि वो जो भी उनके पास क्लाइंट आता था अपनी परेशानी लेकर, वो बिना कुछ उससे पूछे केवल उसकी शक्ल देखकर उसकी प्रॉब्लम बता देते। तो ये हमारे बीच में, हमारी कम्युनिटी के बीच में चर्चा का विषय बना रहता था कि भाई ये कैसे करता है यार ये। तो हम लोग कभी बैठते थे, हम बातें करते थे, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। और वो राज भी खुला एक बार, वो इसलिए खुला क्योंकि उनके पास एक लड़का काम करता था और उसको उन्होंने फायर कर दिया किसी वजह से, और वो काम मांगता हुआ हमारे पास आया। तो हमने सबने उसे बिठाकर सबसे पहले यही पूछा कि भाई पहले ये बता कि ये कैसे करते हैं। तो उसने बताया कि भाई कुछ नहीं है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं कि एक बाहर एक मूर्ति उन्होंने रखी हुई है और उसको बोलते हैं, जो भी क्लाइंट आता है, कि भाई ये सिद्ध मूर्ति है, इसको हमने सिद्ध किया हुआ है। तो इसके सामने एक बॉक्स रखा है, उसमें आप अपनी जो भी प्रॉब्लम लिखकर अपने नाम और पते के साथ डाल दो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और जो स्टाफ है वो क्या करता है, वो थोड़ी देर बाद उस बॉक्स में से पर्ची निकालकर गुरुजी के पास पहुंचा देता है। गुरुजी उसको देखकर पता लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें पता चली। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो मुझे लगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये वास्तव में इसके अंदर कुछ सच्चाई है या मैं भी लोगों का बेवकूफ़ी बना रहा हूँ बाकी लोगों की तरह। तो तब मैंने क्रिटिकली इस चीज़ को चेक करना शुरू किया कि वास्तव में क्या इसके अंदर कोई चमत्कार है भी या नहीं है। और जब मैंने इसको चेक करना शुरू करा और मैं सोच रहा था कि कुछ मुझे ऐसा मिले ताकि कम से कम मैं खुद को सेटिस्फाइड कर सकूँ कि भाई मैं किसी का बेवकूफ़ नहीं बना। लेकिन जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे जो चीज़ें मिली, तो मुझे पता चला कि एस्ट्रोलॉजी के फेवर में कोई भी एक भी नॉट अ सिंगल रिसर्च अवेलेबल नहीं है, जबकि इसके अगेंस्ट में बहुत सारी रिसर्च मिली। जैसे कि एक रिसर्च है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि 1958 में, काफ़ी पुरानी रिसर्च है और लंदन में हुई थी, और बड़ी अच्छी रिसर्च है, और जिसने कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का बेस ही उखाड़ के फेंक दिया। उसमें क्या हुआ था कि एक एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम था जॉफ्री डीन, जो कि फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर थे, अब आगे वो साइंटिस्ट भी बन गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि 2000 बच्चों पर ये स्टडी की थी, और वो जो 2000 बच्चे थे उनमें से बहुत सारे बच्चे एक ही टाइम पर एक ही जगह पर पैदा हुए थे, मतलब कुछ मिनट्स का डिफरेंस होगा, और अगर उनका चार्ट बनाया जाता तो सेम ही बनता। तो उन्होंने क्या किया कि हम इनको ट्रैक करते हैं, इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ट्रैक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इनके अंदर हम कोई सिमिलैरिटी दिखा पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उन बच्चों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको जो है ट्रैक किया गया, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक थी उनको देखा गया, और देखा गया कि क्या उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी निकलती है। तो इस स्टडी का रिजल्ट ये था कि उनके अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं निकल के आई थी। और उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक थी, जैसे कि उनकी जो कि वो कितने सोशल हैं, या वो कितने एग्रेसिव हैं, या उनकी स्टडीज़ में वो कैसा कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, क्या वो आर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, और उनकी मैरिटल स्टेटस, मतलब इस तरह के बहुत सारे जो लगभग 100 के अराउंड पैरामीटर्स थे जिनको ट्रैक किया गया था, और उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं निकल कर आई। आप सोचो कि कई बड़े बड़े शहर हैं इस दुनिया के अंदर, अब हमारे इंडिया में ही कई मेजर सिटीज़ हैं, उनके अंदर तमाम बच्चे हर दिन ऐसे होते हैं जो कि एक ही टाइम पर एक ही जगह पर पैदा होते हैं, और उनका चार्ट बनाया जाएगा तो सेम ही बनेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो फ्यूचर है या उनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा रहने वाला है? ये इम्पॉसिबल बात है। एक और स्टडी है जो कि इंडिया में ही हुई है, जो कि पुणे में जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने और सुधाकर कुंते जी ने की थी। उन्होंने क्या किया था कि 200 बच्चों का चार्ट लिया, उसमें जो 100 बच्चे थे वो अपने जो स्टडीज़ थी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जो 100 बच्चे थे वो मेंटली चैलेंज थे, जो कि स्पेशल स्कूल में जाते थे। तो चैलेंज ये था कि एस्ट्रोलॉजर्स को उन चार्ट को देखकर ये आइडेंटिफाई करना था कि भाई ये बच्चा जो है वो मेंटली चैलेंज है और ये बच्चा नॉर्मल है। तो इस चैलेंज को उन्होंने अच्छे से पब्लिसाइज किया, लोगों को बताया, और जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे उन सबको इन्विटेशन भेजा कि वो आएँ और इस टेस्ट का पार्ट बने। जितने भी इंडिया के फेमस एस्ट्रोलॉजर्स थे उन सबको ये इन्विटेशन भेजा गया, लेकिन हुआ क्या? होना तो ये चाहिए था कि खुद से आगे आते, लेकिन हुआ ये कि जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इस टेस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, और जितने भी और एस्ट्रोलॉजर थे जो कि जाने वाले थे उनको भी फ़ोन करके भड़काने लगे कि भाई वो इसका विरोध करें, इस टेस्ट का पार्ट ना बने। कुल मिलाकर टोटल 51 एस्ट्रोलॉजर ऐसे थे जो कि एग्री हुए कि ठीक है चलो हम इस टेस्ट का पार्ट बनते हैं किसी तरह से।
और लेकिन टेस्ट वाले दिन केवल 27 ही थे जो कि अपीयर हुए, और उन्होंने उस टेस्ट को किया, और उस टेस्ट का रिजल्ट था, उससे भी हमें ये पता चला कि एस्ट्रोलॉजी वहाँ पर एक चांद से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाई। मतलब अगर हम रैंडमली एक कॉइन को टॉस करके भी उन चार्ट्स को सेग्रीगेट करते तो भी रिजल्ट वही आता जो कि एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी इतने एक्सपीरियंस और इतने स्टडी के बाद जो रिजल्ट दिया था। तो अब इसके साथ साथ मैंने और भी चीज़ें पढ़नी शुरू करी। मुझे पता चला कि दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी समेत तमाम ऐसी जो चमत्कारी चीज़ें हैं उनको प्रूव कर देने पर, उनको किसी साइंटिफिक कंडीशन में या टेस्ट कंडीशन में प्रूव कर देने पर करोड़ों रुपए का नाम घोषित किया हुआ है। जैसे कि जेम्स रैंडी हैं, जिनके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो, सुना हो। अब तो खैर नहीं है उस दुनिया में, लेकिन उनका जो पूरा जीवन है, उनके पूरी लाइफ को अगर आप पढ़ोगे तो वो इसी पर है। उन्होंने लगातार ऐसे चमत्कारों का खंडन किया, ऐसे चमत्कारी बाबाओं को या चमत्कारी जो लोग थे उनको एक्सपोज किया, और उनका $1 मिलियन चैलेंज बड़ा फेमस था। और इसी तरह हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी हमें बहुत सारे रैशनलिस्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर साउथ इंडिया की बात करें तो डॉक्टर अब्राहम कोवूर का नाम बड़ा फेमस है। उनका भी 1 लाख का चैलेंज था जो कि 1963 के राउंड उन्होंने दिया था। उस समय 1 लाख की अच्छी खासी वैल्यू होती थी। और बाद में बी प्रेमानंद जो कि उनके ही शिष्य थे, और उन्होंने इस चैलेंज को $1 मिलियन तक पहुंचाया, $10 मिलियन तक पहुंचाया। और भी हम देखते हैं तो इंडिया की अगर हम बात करें तो आज अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है महाराष्ट्र में, जिसके श्याम मानव जी हैं फाउंडर, और इसी तरह पंजाब में रैशनलिस्ट सोसाइटी है। तो इन दोनों संस्थाओं ने भी करोड़ों रुपए का नाम घोषित किया हुआ है। लेकिन जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, और भी दुनिया में तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के जो चैलेंजेस हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि आज तक इन चैलेंजेस में से किसी ने भी क्लेम नहीं किया। जबकि मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिया में तो इतने बाबा हैं, हर गली नुक्कड़ पे कोई चमत्कारी बाबा बैठा हुआ है। भाई क्यों नहीं वो इन चैलेंजेस को क्लेम करते? बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि भाई जो बहुत ऐसे पहुंचे हुए साधु संत होते हैं ना, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती, वो मोह माया से परे होते हैं। बट ठीक है, होंगे वो मोह माया से परे, लेकिन वो चाहें तो इस पैसे को, इनाम के पैसे को चैरिटी में खर्च कर सकते हैं, लोगों के भले के लिए लगा सकते हैं। सोचिए अगर ऐसे चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं और टेस्ट कंडीशन में कोई चमत्कार प्रूफ हो जाता है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात है, कोई भी ऐसा बंदा कभी भी आगे नहीं आता। और कई बार तो जब चैलेंज देने की कोशिश की जाती है, लोगों को सामने से अगर चैलेंज देते हैं, तो भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी जैसे कि कुछ साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, नागपुर में एक चमत्कारी बाबा ने अपना दरबार लगाया हुआ था, और जहाँ पर वो चमत्कार के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्लेम कर रहे थे। और श्याम मानव जी जो हैं, उन्होंने उनको चैलेंज किया कि भाई वो आकर टेस्ट कंडीशन में अपने इस चमत्कार को प्रूव कर दें। लेकिन बाबा ने 1000 बहाने बनाए, लेकिन वो टेस्ट के लिए राजी नहीं हुआ।